बहुत बधाई आपको पारो को जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे और हर जगह प्यार मिल रहा है। थोड़ा सा मैं उस फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा। व्हाट द फिल्म ऑल अबाउट? थैंक यू। पहले तो आप यहाँ आए और एक छोटी सी कलाकार का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसलिए बहुत ही दिल से धन्यवाद। ये जो फिल्म है पारो, इसका हमने कान फिल्म फेस्टिवल में ट्रेलर लॉन्च किया था और हमने पोस्टर लॉन्च किया था। वो जो ट्रेलर है वो हमने फेस्टिवल सर्किट के लिए एक्चुअली लॉन्च किया था, वो सबके लिए नहीं था। बट इतनी सराहना मिली और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उसको। वो जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया तब दैट ट्रेलर लॉन्च बाय क्वीन मदर, जो अफ्रीका से है और जो यूएन में अफ्रीका को रिप्रेजेंट, वो यूएन में अफ्रीका को रिप्रेजेंट करती है। एंड उन्होंने अभी तक 2 से 3 लाख स्लेव्स को पुनर्जीवन दिया है, वापस उनको स्लेवरी से बाहर निकाला है। तो उन्होंने इस 78 ईयर की औरत जो आई, उन्होंने ट्रेलर देखा और उन्होंने वो ओपन देने लॉन्च करने से पहले वो ट्रेलर नहीं देखी थी। वो जस्ट आए, मेरी जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है प्रिया सामंत जी, उन्होंने उनको बुलाया था और उन्होंने जब देखा, शी क्राइड एंड शी सेड इट्स सच अ इम्पॉर्टेंट फिल्म फॉर द वर्ल्ड एंड दिस फिल्म हैज़ टू कम टू यूनाइटेड नेशन। और इसका यूएन में एक शो कराऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है एज अ वुमन टू सपोर्ट दिस वुमेन ओरिएंटेड सच अ स्ट्रॉन्ग फिल्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो पोस्टर लॉन्च था वो डॉक्टर हिंदुजा जी, उनके हाथ से पोस्टर लॉन्च हुआ था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म आने से पहले ही बहुत सारे लोगों को सिर्फ पोस्टर बात कराए। आपने अगर मेरा फिल्म का पोस्टर देखा, जो अभी तक मैंने नहीं बाहर निकाला, और एक औरत, उसके गले में टैग है कितने रुपए की है, और गधा, बकरी, घोड़ा, ऊंट, उनके सबके गले में टैग है और उनके प्राइजेस लिखे हैं और उसमें औरत कितनी कम प्राइस की है वो बताया गया। तो दैट इज व्हाट दिस पोस्टर, जो पोस्टर ने अवार्ड कर दिया था कान फिल्म फेस्टिवल में। कांग्रेचुलेशंस। और इंटरनेशनल नेशनल में इंटरनेशनली बहुत प्यार मिल रहा है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा पारो के बारे में, इस पिक्चर के बारे में आपके मुंह से पूरी तरह से क्या है ये पारो? पहले तो पारो सुनने के बाद हर किसी को लगता है कि देवदास की पारो, बट ये देवदास की पारो नहीं है। ये एक एक औरत के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ये लाखों औरतें हैं और लाखों औरतों के बारे में ये फिल्म है। ये फिल्म ब्राइड स्लेवरी के बारे में है, ये फिल्म चाइल्ड मैरिज के बारे में है, ये फिल्म स्त्री भ्रूण हत्या के बारे में है, ये फिल्म जेंडर इम्बैलेंस के बारे में है, ये फिल्म वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में है। तो बस ऐसा समझे कि नारी शक्ति के बारे में बताने वाली ये फिल्म है। मैंने जैसे पोस्टर देख सकता हूँ उसमें ब्राइड ऑन से उसमें कई जानवरों के साथ और हमला किया है। हाँ तो जी। इसके पीछे थॉट प्रोसेस या फिर क्या स्टोरी, क्या थॉट प्रोसेस रहा था पूरे दौरान ये शूट के? एंड इसको शुरुआत के दौर से आना चाहूँगा मैं इस चीज़ के बारे में। आप ये जो ये पोस्टर देख रहे हो, पोस्टर देखने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि गधा, ऊंट, गाय, बकरियां, ये सारी ज़रा महंगी है औरत से। एक औरत इज़ लाइक थोड़े कम पैसे में कोई भी खरीद सकता है। ये कहानी मेवात की है और दिस इज़ नॉट लाइक अ स्टोरी कि स्टोरी टेलिंग हम कर रहे हैं। ये सचमुच जो हो रहा है इंडिया में, मेवात में, उसके बारे में है। और अभी ये सिर्फ मेवात तक सीमित नहीं है, ये पूरी भारत में एक कैंसर की तरह पसर रहा है, वहाँ फैल रहा है। तो उसके बारे में ये फिल्म है। ये एक कस्टम है पारो। तो मेवाती भाषा में पारो यानी बाहर वाली, उनको और एक नाम है मोलकी। ये एक ऐसी दुल्हन है, ये एक ऐसी बीवी है जिसे पति का नाम नहीं मिलता, ना पति की सिंगल रुपी प्रॉपर्टी मिलती है। तो इस ये जो फिल्म है, इस फिल्म से हम बता रहे हैं कि जो वेश्याएं हैं वो ज़्यादा लकी है देन पारो। यानी ये बोलते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बट ये सच है। क्योंकि जब कोई वेश्या बहुत ईमानदारी से काम करती है, बहुत, यानी वो उसको भी एक समाज में आज एक स्थान है, पारो को नहीं है। उनके बच्चों को वो पढ़ा सकती है। वेश्या जब वो बिज़नेस करती है तो उसके हाथ में पैसे आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, उसके बैंक अकाउंट खुलते हैं। लेकिन पारो एक बीवी रहती है, तो बीवी की कोई भी सर्विस को हम पैसे नहीं देते। बीवी बीवी होती है और उसके अनेक सर्विसेज होती है, और ये तो खरीदी हुई है, तो ये प्योर स्लेव है। सो दिस फिल्म इज़ अबाउट ब्राइड स्लेवरी एंड
दैट इज़ व्हाट आई कैन से. So कहीं न कहीं मैम you told about that Pride Seal. जब आपने पहली बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना एंड तो हाउ डिड यू कनेक्ट विद दिस स्टोरी एंड दिस होल द कॉन्सेप्ट? एक्चुअली 2013 में मैंने 2013 की एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी बीबीसी न्यूज़ चैनल और अल जजीरा ने बनाई हुई, और मैं थोड़ी शॉक हो गई थी. ये डॉक्यूमेंट्री मैंने 2015 में देखी थी एंड आई वॉज सो शॉक कि ये भारत में हो रहा है, और ब्राइड स्लेवरी कि आप खरीद सकती हो, आप बीवी खरीद सकते हो. तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल था क्योंकि ये जो चीज़ है ये समाज में बहुत अंदर है, दबी हुई, बाहर नहीं है. बाहर से आप देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा, लेकिन अंदर ये चीज़ है. तो मैंने बीबीसी न्यूज़ चैनल के जो हेड थे जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उनको मैंने फ़ोन किया और उनसे, मेरी सहेली ने उनसे बात करवाई, शीतल निकम उनका नाम है, उन्होंने बात करवाई, उनसे नंबर लिया, और फिर मैंने जो एनजीओ है वहाँ पे काम करते हैं उन एनजीओ को जाके मिली, एंड देन आई अंडरस्टैंड कि ये सचमुच है. तो मज़े की बात ये मैं बोलती हूँ कि मुझे ना भारत में 2 जगह पे ऐसे बताया गया कि पुलिस मना है, और वो एक जगह है गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में नक्सल एरिया है, और दूसरा था मेवात, जहाँ पे मुझे बताया गया कि अगर आप पुलिस को लेके जाओगे तो आपको किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलेगी. तो मैं पत्रकार बन के गई थी. पहले तो अकेली जाने वाली थी, थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ मैं हर जगह पे घुस जाती हूँ. बट जब मुझे वहाँ के जो एसपी है उन्होंने जब मुझे बताया कि तृप्ति जी आप क्या हलवा पूरी खाने जैसा समझते हो मेवात में जाना, बिकॉज पुलिस जो है, हम इक्का दुक्का पुलिस नहीं जाते हैं, इक्का दुक्का पुलिस हम मेवात में नहीं जाते हैं, हम 25-30 पुलिस बस भर के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है. तो आप अकेले कैसे जाना चाहते हो? तो ये सुनने के बाद मैं थोड़ी सी डरी, और मैंने ऑफ कोर्स हर एक बच्चे की जो ताकत होती है वो माँ होती है, एंड दैट्स व्हाई आई आस्क माय मदर, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिसर्च था. मुझे किसी को बताना नहीं था इसके बारे में क्योंकि मुझे पहले सच्चाई जाननी थी और उसके बाद मुझे बात करनी थी. बीइंग अ राइटर एक अलग स्टोरी जिसको मैं ढूंढ रही थी और जिसको मैं लोगों के सामने लेके आना चाह रही थी. तो मैंने मेरी माँ को पूछा कि क्या आप मेरे साथ आओगे, और वो मेरी माँ है, मुझसे ज़्यादा शूरवीर है वो. शी जस्ट से यस. वो मुझे बोली कुछ नहीं है, तेरे सामने मरने अगर मर गई तो कोई टेंशन नहीं है, आती हूँ मैं तुम्हारे साथ. एंड वो सीनियर पत्रकार बनी, मैं जूनियर पत्रकार बनी, और ऐसे करके हम मेवात में कम से कम 1 हफ्ता घूम रहे थे. एंड आई वॉज सो शॉक कि मेवात में भारत में जितने स्टेट हैं वो सारी स्टेट की औरतें आपको वहाँ पे एज अ ब्राइड स्लीव मिलेगी, एज अ बीवी, खरीदी हुई बीवी करके मिलेगी. तो फिर आप महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या कर्नाटका हो या आंध्रा हो या उड़ीसा हो या राजस्थान हो या दिल्ली हो, यू जस्ट नेम द स्टेट एंड ऑल विमेन आर देयर एज अ ब्राइड स्लीव. सो वो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ थी. और फिर मुझे पता चला कि येस ये सच्चाई है और इसके बारे में मुझे थोड़ा सा लाउडली बोलना चाहिए. और येस मैं इस पर एक फ़िल्म बना के डेफिनेटली एक अवेयरनेस की फिल्म बना के लोगों के सामने पेश कर सकती हूँ. मैम ने कई प्रोजेक्शन काम किए हैं, चाहे वो टीवी हो या फिल्में हो, कई जगह काम किया है. कहीं ना कहीं ऐसी जो सिनेरियोज होते हैं या फिर ऐसी जो खबरें होती हैं उन पर पिक्चर जनरली बनती नहीं है. ज़माना चल रहा है, लोग एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं, बट और इस माहौल में ये मूवी लाने का ख्याल कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सारे उठते हैं और फिल्म बनाने का जब नाम लेते हैं तो एवरीवन टॉक अबाउट नंबर्स एंड स्टार्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्में सिर्फ नंबर और स्टार नहीं होती है, फिल्में कहानी होती है, कंटेंट होता है. फिल्में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टूल है, एक ऐसा माध्यम है जो समाज में बहुत सारी चीज़ों को बुराई भी बता सकता है और अच्छाई भी बता सकता है. अब उस फॉर्मेट को आपको कैसे यूज़ करना है वो हमें सोचना चाहिए. जैसे मार धाड़ की फिल्में आप दिखाओ, क्राइम बढ़ता जाएगा. सेक्स के ऊपर फिल्म दिखाओ, बच्चों के जो हार्मोन्स बढ़ते रहेंगे और देन सो मेनी थिंग्स विल हैपन. सो इट्स आवर ड्यूटी एज अ फिल्म मेकर कि हम क्या बना रहे हैं और हम समाज को क्या दे रहे हैं. मुझे ऐसे लग रहा है बीइंग अ फिल्म मेकर, एक औरत करके फिल्म मेकर, मुझे ऐसे लग रहा है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं समाज को क्या डिलीवर कर रही हूँ. तो बस इसलिए मैं ऐसी फिल्में बना रही हूँ. एवरीवन हैज़ देयर ओन चॉइस. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म ये लाइक सब कुछ तो मैसेज ओरिएंटेड होना चाहिए. लाइक आप अगर मदर इंडिया से लेके आप अगर
मुन्ना भाई MBBS तक देखो, तो गांधीगिरी भी तो आई ना समाज में। बच्चों में गांधीगिरी आई, बच्चों में लाइक मदर इंडिया कुछ और देके गई, तो लाइक वी हैव सेवरल फिल्म लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की फिल्में जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, सिर्फ नंबर और स्टार ना हो, उसमें कुछ तो मिले। क्योंकि ऑडियंस जब पैसा खर्चा करता है, अभी अगर आपने थिएटर की टिकट देखे ना, तो एक गरीब आदमी शायद साल में 5 बार ही पिक्चर देख सकता है, इतने थिएटर के रेट है। और अगर वहाँ पे एक पॉपकॉर्न खरीदने जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसका दिन भर का पूरा खाने का पैसा है वो एक पॉपकॉर्न। तो अगर ऑडियंस अपने जेब से पैसा खर्चा करके थिएटर तक पहुंच रहा है ना, तो उसका हक है कि वो जब उस थिएटर से बाहर निकले तो वो साथ में कुछ तो लेके निकले, रोए, हंसे, एंटरटेनमेंट उसको मिले, कुछ तो लेके निकले। सिर्फ आपके स्टार और नंबर्स को लेके जिसमें कुछ कंटेंट नहीं है, तो ऐसा अगर हम करते तो हम शायद उनके साथ गलत करते हैं। आपने नंबर से कलेक्शन की बात की, तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ नंबर्स और कलेक्शंस के पीछे भागने की वजह से कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो मेन कंटेंट से दूर होती जा रही है, चाहे वो बॉलीवुड या हॉलीवुड टॉलीवुड? हाँ, दूर हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक ऐसा खदान है, एक ऐसा खजीना है बहुत बड़ा, कि आप उसमें से जितना निकालो उतना आप निकाल सकते हो। इतनी सारी स्टोरियाँ, इतनी सारी लाइफ रियल चीज़ें, इतने सारे कल्चर, इतना समृद्ध कलरफुल हमारा भारत है। हमारे भारत में सिर्फ मारधाड़ नहीं है या ढमाक ढिमाक गाने नहीं है। हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे भारत में रशियन औरतें क्यों आके नाच रही है, पीछे सारी इंग्लिश औरतें नाचती है। हमारे यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत को आप जितना दिखाओ उतना कम है। इतनी प्यारी कहानियाँ और इतनी कहानियाँ बताने के लिए है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। हमने कंटेंट की बात की, तो जब कह रहे हैं कि कहीं बहुत दबा हुआ है ये चीज़ है, बहुत दबा हुआ चीज़ है, तो कहीं जब हम इसको बाहर लाओगे तो रेपोकेशंस भी आते हैं बहुत सारे। कहीं ना कहीं लोग जो लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वो गलत लिखेंगे, और जो कनेक्ट कर पाएंगे वो ऑफकोर्स तारीफ तो होनी वाली है। ऑफकोर्स इस चीज़ को लाना, इसके लिए बहुत सारे गट्स होते हैं। तो आप दोनों चीज़ के लिए किस तरह प्रिपेयर्ड हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोकशाही में जीते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर किसी को बोलने का हक है, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि स्पीच का फ्रीडम है हमारे भारत में। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बोलना चाहिए, जिसको अच्छा लगा उसको अच्छा बोलना चाहिए, और जो बुरा लगा उसको बुरा बोलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। बट एक ही है कि हमें हमारी ड्यूटी समझ में आनी चाहिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लो अपने कंधे पे और फिर डिलीवर करो। उसके बाद फिर पब्लिक माई बाप है, वो क्या देगा वो फिर हमें मंजूर करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ है जो एक पूरे कैरेक्टर के दौरान अपनी एक चीज़ कोई सीखी? क्योंकि हम पढ़ते हैं तो ऑफकोर्स हम बहुत सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन जब उसको जीते हैं तो हम और सीखते हैं। तो हाँ। क्या सीखा आपने इस पूरी जर्नी? पेन, बहुत पेन, और सहनशीलता। हमारी भारतीय नारी में जितनी सहनशीलता है, मुझे नहीं लगता किसी और औरतों में रहेगी। क्योंकि जो पारो का किरदार मैंने निभाया इस फिल्म में, वो उतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और बस मैं उन सारी पारों को, यानी मैं उनका रूप बन के आपके सामने आई हूँ। और बस मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने उनको जस्टिस किया हो, तो बस भगवान की देन है ऐसा मैं समझूंगी, और उनका आशीर्वाद है समझूंगी कि उनकी आवाज़ मेरी माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाने वाली हूँ। और ऐसी आवाज़ मुझे पहुंचानी है उन तक, और उनका दुख, उनकी सहनशीलता, उनकी तकलीफ़ें, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सीरियसली ले। और ये जो औरतें हैं जो एक्चुअली ब्राइड है, बीवियां हैं, तो बीवियों के उनको सारे हक मिले। और दूसरा, उनको अस्तित्व नहीं है तो उनको अस्तित्व मिले। उनके आधार कार्ड नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो पेपर पे नहीं है। वो पेपर पे नहीं है इसका मतलब वो धरती पे नहीं है। तो बस यही मोटिव है, और वो साकारने की कोशिश मैंने इस फिल्म के द्वारा की है। अगर सफल हो गया तो मुझे ऑडियंस ही बताएंगे उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा। दैट्स इट। कहीं जब मैं इस बार बार में पढ़ रहा था, तो कहीं मैंने इसमें एक और भी किरदार देखे, जिसमें ताहा शाह जो ऑफकोर्स हीरा मंडी से उनको इतनी अच्छी पहचान मिली, वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं। सो आप उनसे पहली बार मिली, आप किस तरह की बातचीत है, कैसा कौन शेयर किया आप लोगों ने एक्सपीरियंस? ताहा इज़ अ रियली ब्रिलियंट एक्टर, और इंसान करके बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का।
जब ताहा को पता चला कि मैं इस तरह की सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने वाली हूँ, उसने उस चीज़ को इतना गौर किया और बोला कि दिस फिल्म हैज़ टू कम फ्रंट ऑफ द पीपल। इनिशिएटिव लिया, सिर्फ इनिशिएटिव लिया, ही हेल्प्ड मी एवरीवेयर, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, ही रियली हेल्प मी एंड ही बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ पारो टीम। सो इट वॉज अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद ताहा। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड पूरी जर्नी को आपसे जान के। बस वो कांस के बारे में बता दो और अपना प्रीवियस टॉकिंग टॉपिक जो उसका है ऑस्कर कांस के Okay. अवार्ड्स। सो मेरी 2014 में मेरी फिल्म टूरिंग टॉकीज, मुझे ऐसे लगता है कि टूरिंग टॉकीज जो नहीं कर पाई ये पारो कर ले तो बहुत अच्छा होगा। जैसे 2014 में ऑस्कर में लिस्टेड थी टूरिंग टॉकीज एंड श्रीदेवी जी के साथ मैंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड शेयर किया था उनको इंग्लिश के लिए और मुझे टूरिंग टॉकीज के लिए। मेरे लिए तो वो ऑस्कर से बड़ा है एक्चुअली, सच बताऊँ तो, क्योंकि ऐसी लेजेंड एक्टर के साथ अवार्ड शेयर करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे देशों में टूरिंग टॉकीज को जैसे नवाजा गया था, बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। चाहती हूँ कि पारो का उससे भी अच्छा कुछ हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा होगा इंशाल्लाह। और ये फिल्म का ट्रेलर जो था पारो का, हमने उसकी शुरुआत की थी कान फिल्म फेस्टिवल में, और कान फिल्म फेस्टिवल में हमने सिर्फ फेस्टिवल सर्किट के लिए उसको लॉन्च किया ट्रेलर को, बट वो तो बड़ी न्यूज़ बन गई। लाइक पीपल जस्ट लव इट लाइक एनीथिंग, और इतना लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था, इतना फास्ट रिस्पॉन्स था कि पीपल स्टार्ट जॉइनिंग मी, एवरीवन। एक पारो मोमेंट जैसे शुरू हो गई है, एवरीवन वांट्स टू जॉइन एंड हेल्प दिस वुमेन कि उनके साथ सही होना चाहिए और ये स्प्रेड होना बंद होना चाहिए। एवरीवन आर नाउ ऑन द सेम पेज कि गर्ल किलिंग बंद होगी तो ये जो है, ये जो बीवियाँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो खरीदी हुई बीवियाँ ये कैंसर है। अगर हमने आज भी हमारी छोटी बच्चियों को मारना नहीं बंद किया तो 10 साल के बाद शायद ऐसा वक्त आएगा कि जिसके घर में बेटी पैदा हो उसको लॉकर में उसको लॉक करके रखना पड़ेगा। कल तक ये लड़कियां कम हैं, इसलिए आज गे प्रमाण बढ़ गया है, लड़कों को यूज़ किया जा रहा है। हमें आज तक न्यूज़ में एक ऐसी न्यूज़ मिलती थी कि लड़की का रेप हो गया, बलात्कार हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 साल के बाद अगर ये सिचुएशन नहीं चेंज हुई तो ये सुनने मिलेगा कि भारत में लड़के का रेप हुआ, लड़कों का बलात्कार हुआ। तो ये कंडीशन तक हम ना पहुँचे उसके पहले हम संभल जाए, बस यही एक इच्छा है एज अ फिल्म मेकर। एक चीज़ मेरी छूट गई, जब हम बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जो बॉक्स ऑफिस होता है उसको उसी पे लोग जज करते हैं कि मूवी हिट है या फ्लॉप है। तो पता नहीं आपको फ़र्क पड़ता है कि बॉक्स ऑफिस में बड़े नंबर्स होने चाहिए या फिर अदर बॉलीवुड जो मेन बॉक्स ऑफिस फोकस करता है कि अगर बॉक्स ऑफिस बड़ा कलेक्शन है तो मूवी हिट है, कंटेंट को कोई सराहना नहीं? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। उसका कारण ये है कि मैं सिर्फ पैसे बनाने के लिए फ़िल्म नहीं बनाती हूँ। मैं बहुत इज्जत करती हूँ फिल्मों की। पैसा तो कोई भी बना सकता है, चोर भी बनाता है पैसा। मुझे ऐसा लगता है फिल्म को बहुत क्लेवरली प्रेजेंट करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के प्रेजेंट करना चाहिए। मेरे लिए देखो, मैंने जैसे टूरिंग टॉकीज नाम की फ़िल्म बनाई, मैंने टूरिंग टॉकीज बनाई, लोगों को पता चला कि टूरिंग टॉकीज नाम की चीज़ है, आज भी है महाराष्ट्र में। आप बिलीव नहीं करोगे कि टूरिंग टॉकीज जो थी, जब हमें भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र होने के बाद कॉन्क्रीट सिनेमा जब इंडिया में आया तभी टूरिंग टॉकीज को बाहर निकाला गया। 50,000 से कम लोक संख्या वाले गांव में टूरिंग टॉकीज लगते थे। बट जब मैंने ये फिल्म बनाई, जब उसका अवेयरनेस हुआ, गवर्नमेंट तक पता चली, तो वहाँ पे एक एक्ट लिखा था कि टूरिंग टॉकीज शहरों में नहीं लग सकती। उस एक्ट को शिथिल कर दिया, वहाँ पे तृप्ति भोयर फिल्म्स का टूरिंग टॉकीज फिल्म का नाम लिखा गया और उस एक्ट को शिथिल करके आज उस फिल्म के बाद बहुत सारे टूरिंग टॉकीज वाले जो लोग हैं वो गाँव से अभी थाना कल्याण में शोज़ कर रहे हैं और तंबू लगा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। AR रहमान जी जो है, उनको जब पता चला कि टूरिंग टॉकीज नाम की ऐसी फिल्म है और वो अभी हमारा कल्चर डाइंग कल्चर है, सबसे बड़ा कल्चर। आप सोचिए कि दादा साहेब फाल्के ने पहली पिक्चर बनाई और वो पहली पिक्चर को जब प्रचलित किया गया, लाइक आज अपनी ये सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो फैला, वो बिकॉज ऑफ टूरिंग टॉकीज, क्योंकि गाँव के मैदानों में तंबू सिनेमा लगा और इसीलिए लोग देखने लगे और वो अपनी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी। तो इस चीज़ को जब फिल्मों के द्वारा समझा गवर्नमेंट ने या AR रहमान सर ने, AR रहमान जी ने तो इमीडिएटली एक तंबू को अडॉप्ट कर लिया। अब मुझे बात बताइए कि मेरा करोड़ों रुपया कमाना
और ये फिल्म के द्वारा मुझे सक्सेस मिलना कौन सी बड़ी बात है, पैसा तो ऐसा उड़ जाता है, बट ये जो मैंने एक कम्युनिटी के लिए किया एक फिल्म के द्वारा, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मेरी सच्ची विजय है। तो मुझे, मैं नहीं मायने रखती पैसे कितने कमाती है फिल्म। कहीं ना कहीं आपके जो आपको प्यार करने वाले जो दर्शक हैं और जिन दर्शकों तक आपने जो फिल्म बनाई है, जिसके फिल्म के जरिए आप उन तक पहुंचना चाहते हो, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? प्लीज़ पारो पिक्चर देखो। बहुत दिल से बनाई है, हर किसी ने मेहनत की है, हर एक टेक्नीशियन ने मेहनत की है, और कहीं ना कहीं वो फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके आजू बाजू का जो समाज है उसको कैसे सुधारना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत ज़रूरी फिल्म है हर एक औरत के लिए और हर एक समाज के व्यक्ति के लिए। प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।